बच्चों, आपका सपना है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर या साइंटिस्ट, लेकिन इसके लिए आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवाइयाँ हम खाते हैं बीमारियों को दूर करने के लिए, या हमारे जीवन में बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं अलग अलग तरह से, जैसे एग्रीकल्चर में दवाइयाँ यूज़ होती है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं और भी दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये कपड़े, ये लाइट, ये सारे सामान, ये जो मिट्टी है, ये सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें, यानी एसी में डला हुआ जो फ्रीऑन गैस है, ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये किस साइंस के अंदर आता है? ये सभी आते हैं केमिस्ट्री से। अगर केमिस्ट्री को अच्छे पकड़ लेना है, केमिस्ट्री में पकड़ अगर आपकी अच्छी बनानी है, तो आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा कि केमिस्ट्री को बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, उनकी गहराइयों से उनको जानना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लाएंगे तो कैसे आप केमिस्ट्री को समझ पाएंगे? मैं सिंपल से एक बात कहूँगा कि अगर आप केमिस्ट्री को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? इनके सिंपल बातों को, यानी कि बेसिक बातों को समझते हुए आप आगे बढ़ें तो केमिस्ट्री समझ में आएगी। हम इतना जानते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर है। हमारे सिर्फ सपने नहीं, सपनों के साथ साथ हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में दवाइयों के रूप में और हमारे शरीर में अलग अलग तरह के जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, वो सभी केमिस्ट्री है, यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हो रही हैं। तो जो भी पदार्थ है, जैसे खाने का सोडा है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, कपड़े धोने का सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट है, साबुन बनाया जाता है कास्टिक सोडा से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इन चीज़ों को आपको जानना होगा। ये भी जानिए कि आप कोई भी दवाई जब दी जाती है तो कितनी मात्रा में उस दवाई को दिया जाना चाहिए, ये इसका कैलकुलेशन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं तो आपने दवाई दिया और कुछ भी थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में दे दिए, तो इससे कोई ना कम होगा तो असर नहीं करेगा, ज़्यादा होगा तो खतरनाक हो जाएगा। तो केमिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कितनी मात्रा में किसी चीज़ को दिया जाए, और केमिस्ट्री से हम समझते हैं कि कौन से पदार्थ क्या असर करता है हमारी ज़िंदगी के लिए, क्या हम बना सकते हैं। जितने भी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो क्रीम पाउडर हो, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे मोमबत्ती हो, या कोई भी चीज़, यानी कि घर में जो गैस जल रही वो भी केमिस्ट्री के पार्ट में आता ही है, जो बैटरी है वो भी केमिस्ट्री ही है। तो समझो कि केमिस्ट्री हमारे जीवन में हर जगह पे है। जो भी पदार्थ आपको दिखाई दे रही है वो सब केमिस्ट्री है। तो इनको समझने के लिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर में उर्वरक के रूप में हमारे पास केमिस्ट्री ही है, केमिकल्स हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। बच्चों याद रखिएगा, चाहे आप अपने घर के साइंस की बात करें, चाहे रॉकेट साइंस की बात करें, हर जगह पे, चाहे ये मोबाइल की बात करें, हर जगह पे केमिस्ट्री महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। तो बस केमिस्ट्री को सही तरह से पढ़ने के लिए क्लास 11th में सबसे पहली शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत कीजिए, वो है परमाणु भार और अणु भार से। परमाणु भार समझें, अणु भार समझें, एटॉमिक मास समझें, मॉलिक्यूलर मास समझें। तो कैसे इन चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री, जिस तरह से केमिस्ट्री को आसान बनाया जा सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान बनाते हुए आपको पढ़ाऊं। कहाँ से पढ़ाना शुरू करूं कि आपके लिए केमिस्ट्री आसान हो जाए, वही चीज़ें मैं करूँगा। तो बच्चों कॉपी और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ केमिस्ट्री क्या है और कैसे इनको समझा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं परमाणु भार, एटॉमिक मास। अगर हम परमाणु भार की बात करें तो सिंपल से एक बात जानिए, परमाणु, एटम क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण या किसी एलिमेंट का, किसी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। तो परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। आपको पता होगा कौन कौन सी कण पाई जाती है, कौन कौन सा पार्टिकल पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम सिंपल से तरीके देखते हैं कि भाई हम कहते हैं भैया कि एक न्यूक्लियस होता है परमाणु में, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है कई कक्षाओं में घूमते रहते हैं। बस यही बात हम कहते हैं। इतनी तो हमने सबको समझा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा, ये भी जानिए। अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की, यानी एटॉमिक मास की बात करते हैं। सबसे पहली बात है एटॉमिक मास को ए से दर्शाएंगे।
इससे पहले एक बात और कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करेंगे, Z से दर्शाएंगे, और ये होता है प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसमें परमाणु क्रमांक होगा, या जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना उसमें प्रोटॉन होगा। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम Na11 23 दो नंबर आते हैं। ये जो नीचे नंबर है वो परमाणु क्रमांक है, और ये जो नीचे ऊपर आते हैं वो परमाणु भार है। जरा ध्यान दीजिएगा, सोडियम 11 23 करके याद करिए, कार्बन 6 12 करके याद करिए, तो आप समझ गए होंगे Z परमाणु क्रमांक 11, A 23 जो है यहां पर है एटॉमिक मास है, परमाणु भार है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान है। अब परमाणु द्रव्यमान का मतलब जरा समझेंगे बेटा। परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। यहां पर आप समझ रहे हैं, P जो है प्रोटॉन की संख्या है और N जो है न्यूट्रॉन की संख्या है। यहां पर बता देता हूं आपको याद रखने के लिए। P प्रोटॉन की संख्या, ध्यान रखिएगा, और N जो है न्यूट्रॉन की संख्या है। अब आपके पास एक दिमाग में आ रहा होगा हम कितने एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद रखें। तो बेटा एक बात हमेशा बोलूंगा, प्रोटॉन की संख्या यानी कि अब परमाणु क्रमांक की बात करूंगा तो परमाणु क्रमांक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ तरीके हैं, सिंपल सा ट्रिक है, उनके आधार पर परमाणु क्रमांक याद करते हैं, तो उनके बारे में मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं। लेकिन परमाणु भार को आपको कुछ एलिमेंट्स का याद रखने पड़ेंगे, चाहे उसे रट्टा मारें या बार बार प्रैक्टिस के थ्रू उनको याद रखें। तो चलिए वैसा कौन कौन सा एलिमेंट है इनके बारे में बात करते हैं। वैसे कार्बन 6 12 तो याद हो गया होगा, सोडियम 11 23 याद भी हो गया होगा। तो कुछ एलिमेंट्स के हाँ याद रखना, कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि परमाणु भार जो होता है परमाणु क्रमांक का दुगुना होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है। जैसे यहीं पर 11 दूनी 22 होना चाहिए था, 23 है। यहां पर देखिए 6 दूनी 12 12 है, यानी कि डबल है। तो कुछ जगहों पर हो सकता है दुगुना, कुछ जगह पर दुगुना से एक ज़्यादा, कहीं पर दुगुना से 2 या कुछ और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए ये बात कहना गलत होगा कि एग्जैक्टली वो दुगुना होगा। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद कराते हैं। हमने यहां पर लिखा है ऐसे, कार्बन 6 12 हमने परमाणु क्रमांक को यहां लिखा है। परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं Z से और परमाणु भार को दर्शाते हैं A से। तो यहां हमने लिखा है हाइड्रोजन 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, सल्फर 16 32 और कैल्शियम 20 40। आप एक लाइन को पूरा याद कर लीजिए, हाइड्रोजन 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16 और सल्फर 16 32, कैल्शियम 20 40। फिर याद करिए इसके बाद फ्लोरीन 9 19, एल्यूमिनियम 13 27, फास्फोरस 15 31, क्लोरीन 17 35। इसी तरह से क्रोमियम 24 52, आयरन 26, आयरन मतलब Fe, यहां पर मैं लिख देता हूं, याद करा देता हूं पूरा। तो ये इतना तो याद हो गया। तो मैं कुछ याद था मुझे, इसके बाद को देख करके मैं अपने हिसाब से बोल रहा था। तो आप देखिएगा, ये फ्लोरीन 9 19, एल्यूमिनियम 13 27, फास्फोरस 15 31 और क्लोरीन है 17 35.5। इसी तरह से क्रोमियम याद करिए 24 52, आयरन 26 56, कॉपर 29 50 63.5 और होगा सिल्वर 47 108। लिथियम करेंगे, लिथियम 3 7, बेरिलियम 9 4 9, सोडियम 11 23, पोटेशियम 9 39 और कितना है 19 39 यानी 19 39, जिंक 30 65.4। और अब देखेंगे आयोडीन 53 127, गोल्ड है, ऑरियम कहते हैं इसको, ये है गोल्ड, ये है 79 197। इतना कम से कम आप याद रख लीजिएगा। अब इसका उपयोग करेंगे बच्चों,
क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बेस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने के लिए, बहुत सारे जैसे मोल कॉन्सेप्ट को समझना है या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को समझना है या दूसरी चीज़ों को समझने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो ये याद रखना है, इसको आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद करते जाओ, पूरे साल भर याद करो। जैसा भी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का ही एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखा है, इसके अलावा कोई चीज़ ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो यही पूछा जाता है, इसलिए आप इसको पकड़ लो, दिमाग में बैठा लो पूरी तरह से। इसके अलावा कुछ और आए तो बात अलग है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, इसी में से एग्जाम में आते हैं। फिलहाल आगे बात करते हैं कि आणविक द्रव्यमान किसे कहेंगे। अभी हमने समझा था परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को कहेंगे अणुभार या मोलार मास कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं इसको। तो यहां आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास क्या है, मेरी क्लासेस जो है, प्रीमियम क्लासेस जो है, आपको पूरा का पूरा संपूर्ण क्लास आपको मिल जाएगा मेरे ऐप में, पेड कोर्स में। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे नंबर पर मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। लेकिन याद रखना बेटा कि आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ना 11वीं दोबारा आएगा ना 12वीं दोबारा आएगा, इसी बात पे ध्यान देना। मोलार मास या आणविक द्रव्यमान को कैपिटल एम से दर्शाएंगे, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला होगा आणविक द्रव्यमान इज इक्वल्स टू सम ऑफ ए, यानी यहां पर कहेंगे आणविक द्रव्यमान m इज इक्वल्स टू परमाणु भारों का योगफल। परमाणु भारों का योगफल, परमाणु भारों का योगफल कैसे निकाला जाए किसी भी अणु में, थोड़ा समझना है। देखिए, अगर मैं कहता हूं, कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर मैं कहता हूं कि NH3 का अणुभार क्या होगा, अणुभार या आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो इसको बेटा शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, m अणुभार है और NH3 का निकालना है, तो ये क्या बोलूंगा, इसका क्या मतलब हुआ, NH3 का अणुभार, अणुभार NH3 का। तो यहां पर याद रखना क्या होगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार लिखूंगा, जोड़ूंगा हाइड्रोजन के परमाणु भार से, अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गुणा 3 बार है तो इसको गुणा करेंगे 3 से, तो इस तरह से मेरे पास हो जाएगा नाइट्रोजन। आपने याद किया है नाइट्रोजन के बारे में, क्या याद किया है, नाइट्रोजन 7 14 और हाइड्रोजन 1 1। तो ये जो नंबर है ऊपर वाला, यही है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु भार। तो यहां पर हुआ परमाणु भार नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ये 3 बार है तो गुणा 1 गुणा 3, और इस तरह से हुआ 14 धन 3 बराबर 17। इसका यूनिट है AMU या U भी लिख सकते हो। ये तो हुआ किसका, आपने अमोनिया का निकाला, NH3 का। अगर मैं आपसे दूसरा एग्जाम्पल कहता हूं कि आप अणुभार कार्बन डाइऑक्साइड का निकालिए, तो कैसे निकालोगे, कार्बन, यहां पर कार्बन और किसके बारे में पता होना चाहिए, कार्बन 6 12 याद किए हो और ऑक्सीजन 8 16 याद किए हो। तो कार्बन का परमाणु भार 12 धन ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुणा 2 क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार है, तो हुआ 12 धन 32 बराबर होगा 44, 44 AMU। इस तरह से हम परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु भार याद रखेंगे तब अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, और अणुभार ज्ञात करने आएगा तभी जाके हम इस चैप्टर से शुरुआत कर सकते हैं क्लास 11th की। और क्लास 11th की शुरुआत अच्छे से जा रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका 12th तो सुपर जाएगा, और बाद में आगे नीट या जेईई का एग्जाम दिलाना चाहेंगे वो भी बेहतरीन होने वाला है। तो यहीं से शुरुआत करिए बच्चों। अब चलते हैं, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयन क्या होता है, ये जान लेते हैं। चलिए, परमाणु, अणु, आयन क्या होते हैं, इनको जानना है। परमाणु क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की एक इकाई होती, किसी भी तत्व की इकाई होती है। यानी हम कहते हैं कि सोडियम एक तत्व है,
तो सोडियम के सबसे छोटे कण जो होंगे वो सोडियम के परमाणु होंगे। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो ऑक्सीजन का सबसे छोटा कण होगा वो होगा ऑक्सीजन का परमाणु होगा। लेकिन अणु क्या होगा? कई परमाणु में मिल करके आपस में जुड़ करके जो संरचना बनाते हैं उसे हम अणु कहते हैं। तो चलो इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे परमाणु हमारे पास हुआ तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? हाइड्रोजन का परमाणु क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु या हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का परमाणु को हम H से दर्शाएंगे। इसी तरह से कार्बन का परमाणु, कार्बन का परमाणु क्या होगा? कार्बन C। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु हुआ O। सल्फर का परमाणु, ये क्या होगा? S। तब यहां पर अणु की बात करते हैं। परमाणुओं के निश्चित अनुपात से बनाकर अणु कहलाता है। तो चलिए, किसी तत्व का भी हो सकता है और किसी यौगिक का भी हो सकता है अणु। तो जैसे हाइड्रोजन का अणु, किसका? हाइड्रोजन का अणु क्या होगा? हाइड्रोजन का अणु, हाइड्रोजन दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का अणु क्या होगा? बोलो, O2। सल्फर का अणु क्या होगा? सल्फर का अणु होता है S8, यानी कि सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर के एक अणु का निर्माण होता है। इसी तरह से किसी कंपाउंड के लिए अणु की बात करते हैं। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु होगा CO2। जल का अणु, H2O। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर आपको कैसे पता चलेगा कि हम यही होता है, हम ये कैसे पता लगाएंगे? तो ये सीखेंगे हम इस साल की पूरी केमिस्ट्री में। 11th आपको पूरा सिखाने वाला है और 12th आपको बहुत डेवलप करने वाला है। तो पहले 11th को सब सही तरह से समझ लें तो हमारा 12th बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से आप ध्यान देना शुरू करिए। तो ये हो गया हमारा अणु। अणु एक तरह का लड्डू हो गया। ये अगर बूंदी है तो ये लड्डू है, बूंदी अलग 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 है, बूंदियां जुड़ गई, लड्डू बन गया। अब आयन का मतलब क्या है? जिनमें आवेश होता है। अब देखिए, O2 माइनस, Na प्लस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, ये सब आयन कहलाएंगे जिनमें चार्ज होता है, जिनमें आवेश होता है, माइनस या प्लस। NH4 प्लस, ये सभी आयन हैं। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, दो प्रकार के आयन होते हैं। जिसमें आवेश होता है उन्हें हम आयन कहते हैं। चलिए थोड़े से बात करते हैं। हम याद रखें क्या चीज़, हमें बात बता दें आपको कि परमाणु द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M को आपको, सॉरी परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान जिसको हम A से दर्शाते हैं, A को आपको याद रखना पड़ेगा जिसका मैंने लिस्ट दिया है। लेकिन अणुभार को याद करने की आवश्यकता नहीं है, यानी M को याद करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कार्बन 612 तो आप याद रखिए, ऑक्सीजन 816 तो याद रखिए, नाइट्रोजन 714 तो याद रखिए, लेकिन NH3 का अणुभार आपको याद रखना नहीं है। NH3 का क्या होगा? अणुभार होगा, इसे आपको याद नहीं रखना है। ये क्या होगा? 7 14 धन 1 गुणा 3, यानी कि यहां पर हो गया 17। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं। तो परमाणु भार ही याद कर रखने से आपको हर प्रकार के अणुभार याद हो जाएंगे, या उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ होमवर्क आपको देता हूं, जैसे यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल का, पानी का कितना आएगा? अगर मैं कहता हूं तो M of H2O, पानी का परमाणु हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुणा 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया? 2 धन 16 बराबर 18।
इसी तरह से सबका आपको कैलकुलेट करना है, H2O2 का, CO का, CO2 का, SO2 का, SO3 का, इसी तरह से HCOOH का, एक H का, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन का परमाणु भारों को जोड़ दो तो ये मिल जाएगा। ये जो है ऑक्जेलिक एसिड कहलाता है। ये ऑक्जेलिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड कहलाता है। इन सबको याद रखना पड़ेगा। ये मीथेन है, ये प्रोपेन है, ये प्रोपीन है, ये ईथेन है, ये एसिटिक एसिड है, यूरिया है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपको याद है, हमें थोड़ी। आपको याद हो जाएगा बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको हर एक बार जितना पढ़ाया जाए उतना कम से कम कर लीजिए। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, परमाणु भार याद करना है, उसे याद कर लीजिए। अणु भार निकालना आपने आज सीख गए, तो अगला क्लास जो आपको होने वाला है वो मोल का होने वाला है, यानी कि आपको सिखाऊंगा मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है और उनके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। आज छोटा क्लास है, वही छोटा क्लास कल की क्लास में एक बड़ा क्लास बनेगा और वही बड़ा क्लास अगले क्लास के लिए और बड़ा क्लास बनेगा। तो इस छोटी सी चीज़ को आप पहले अपना लीजिए, तो देखिएगा आपकी केमिस्ट्री सुपर हो जानी है। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।